नमस्कार दोस्तों, DFA IS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और पॉलिटी की क्लास में देखिए हमने भाग 4 तक कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने भाग 4 तक कंप्लीट कर लिया था देखिए। और हमने देखिए इसमें संविधान के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ी थी, ठीक है। मौलिक अधिकार भी पढ़ लिए हैं हमने और मौलिक कर्तव्य भी पढ़ लिए, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भी हमने कर लिया। अनुच्छेद 51 काम है 51 का या ए में मौलिक कर्तव्य पढ़े। अब हमें अनुच्छेद 52 से पढ़ना है और भाग 5 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम भाग 5 पढ़ेंगे। भाग 5 में क्या क्या है और क्या शुरुआत होगी इसमें, वो सब हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और शुरुआत राष्ट्रपति से होगी, ठीक है। राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं और मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है, तो ये सब बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और देखिए हिस्ट्री की क्लास में हम मौर्योत्तर काल तक पहुंच गए हैं। मौर्योत्तर काल, इसमें हमने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया है मौर्योत्तर काल का। तो ये हमारी क्लास में देखिए क्रम में चल रही है। हिस्ट्री की क्लास भी क्रम में चल रही है और पॉलिटी की क्लास भी क्रम में चल रही है, ठीक है। तो हमने क्रम को ध्यान में रखा है। देखिए क्रम से हम चलेंगे तो हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा और एक कड़ी जुड़ती चली जाएगी, एक श्रेणी जुड़ती हुई चली जाएगी, तो परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो आप जोड़ सकेंगे चीज़ों को आपस में। इसीलिए हमने एक क्रम में चीज़ें स्टार्ट की हैं और बीच में से हम नहीं ले रहे हैं, जिससे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए और क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकें, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य यही है। और आपको ये कार्य करना है, आपको केवल चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे क्या है वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं इसमें भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की शक्तियों के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो 51 का तक कंप्लीट हो गया था और ये अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की सभी कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो, ठीक है। तो अनुच्छेद 53 स्पष्ट करता है संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति, संघ मतलब केंद्र समझ लें आप, केंद्र, ठीक है। केंद्र से आशा लगा लें आप संघ, सभी कार्यपालिका शक्ति, जो भी कार्यपालिका कार्य करती है इसमें सभी मंत्रिपरिषद होगी आपकी, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री वगैरह सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इस कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी, ठीक है। तो एक इसका भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, पर भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका। तो ये देखिए एक आ गया इसमें संसदीय व्यवस्था, और संसदीय व्यवस्था मैंने आपको बताया है, इसमें लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी और राष्ट्रपति होगा। संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होगी, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन यही आता है कि संसद के कौन कौन से अंग हैं, तो वहाँ देखिए लोकसभा राज्यसभा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा कि हाँ संसद है। लेकिन क्या करते हैं कि राष्ट्रपति को नहीं मानते हैं लोग, यही क्वेश्चन गलत हो जाता है। राष्ट्रपति भी संसद का एक अंग है, क्योंकि कोई भी कानून यदि पारित होगा तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, उसी के बाद कोई कानून विधेयक बन पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए राष्ट्रपति संसद का अंग है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका। देखिए राष्ट्रपति कोई निर्णय नहीं करता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद आगे पढ़ेंगे हम, अनुच्छेद 54 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से, जिसमें प्रधानमंत्री, PM और सभी मंत्री सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति कोई निर्णय नहीं करता है चूंकि, और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, तो वास्तविक कौन होगा, मंत्रिपरिषद। वास्तविक कार्यपालिका कौन होगी, मंत्रिपरिषद, ठीक है। और नाम मात्र की कार्यपालिका कौन हुई, नाम मात्र, नाम मात्र की कार्यपालिका होगा राष्ट्रपति, ठीक है। तो यही कहा गया नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिमंडल यानी कि मंत्रिपरिषद, ठीक है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, PM और सभी मंत्री सम्मिलित होते हैं, ठीक है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, तो राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। तो ये फैक्ट है, कुछ ध्यान रखेंगे हम। भारत के राष्ट्रपति पद पर कोई भी भारत का नागरिक जो कि निर्धारित योग्यता पूरी करता पदासीन हो सकता है। तो राष्ट्रपति के पद पर कोई भी भारत का नागरिक हो जिसे देश की नागरिकता प्राप्त हो, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्य है। यदि वो निर्धारित योग्यता पूरी करता है तो वो राष्ट्रपति पद के योग्य है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। तो आप यदि 35 वर्ष के हैं तो राष्ट्रपति बनने के लिए पात्र हैं, ठीक है।
राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता है। तो राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता है। जो लोकसभा का एक सदस्य होता है, जो लोकसभा के सदस्य के निर्वाचित होने की योग्यता है वही राष्ट्रपति पर लागू भी होती है, यानी कि उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करना आवश्यक है। ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। देखिए, राष्ट्रपति भले ही संसद का अंग है, लेकिन किसी भी न तो लोकसभा का सदस्य होता है न राज्यसभा का सदस्य होता है। हालांकि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन वो सदस्य किसी का नहीं होता। यदि वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होता तो मत देने का अधिकार होता उसे मत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है। ठीक है, उसके निर्वाचन की पद्धति अलग है और वो संसद का अंग है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा का अंग नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए, जब भी आप विधायक और सांसदों का निर्वाचन देखेंगे, विधायक और सांसदों का निर्वाचन देखेंगे आप, तो ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से होता है विधायक और सांसदों का निर्वाचन। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट लोग वोट करते हैं। लोग, आप में से कोई भी देखा होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में, क्या आपने कभी वोट किया है? जो भी 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक हैं, किसी ने भी। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कौन करता है इनका चुनाव? लोकसभा, राज्यसभा, ये दिया है नीचे, इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जबकि लोकसभा और जो विधानसभा के सदस्य हैं उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मतलब जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट डालने जाती है। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है? राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को इस निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मतलब राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये देखिए, निर्वाचित सदस्य का गया, ये देखिए मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। देखिए, राज्यसभा के 12 सदस्यों को तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो क्या यदि ये सदस्य भाग लेंगे तो ये न्याय होगा? क्योंकि इन्होंने तो राष्ट्रपति ने ही मनोनीत किया है, ये तो राष्ट्रपति के पक्ष में ही वोट करेंगे, तो इसीलिए इन्हें हटा दिया गया। मनोनीत सदस्यों को हटा दिया गया है और निर्वाचित सदस्यों की बात कही गई। ये देखिए, निर्वाचित सदस्य, देखिए लोकसभा में एक मनोनीत होता है, राज्यसभा में 12 होते हैं और विधानसभा में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इन्हें हटा करके मनोनीत सदस्य इसमें माइनस कर दीजिए। मनोनीत सदस्य तो जो भी राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का भाग होते हैं, मतलब कि यही मत प्रदान करें। और देखिए, पहले शुरुआत में पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा यहाँ नहीं थी, तो बाद में यहाँ विधानसभाओं का निर्माण हुआ, तो इनकी विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का भाग होंगे और उनके निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक है, तो यही कहा गया है, पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी भाग लेंगे, ये भी निर्वाचन मंडल का भाग होंगे। ठीक, इन्हें भी सम्मिलित कर लिया। ठीक है, तो आपको चुनाव के बारे में समझ में आया? सीधी सी बात। अप्रत्यक्ष निर्वाचन जिसमें कौन कौन सम्मिलित होगा? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सभी राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी की। ठीक है, ये याद रखें। और इनके सभी के निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्यों को छोड़ सभी भाग। ठीक, यही बात। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होंगे। तो उम्मीदवार के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक होंगे, 50 सदस्य अनुमोदक, कुल 100 सदस्यों की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए चला जाएगा। यहाँ 50 सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए, 50 सदस्य अनुमोदक भी होना चाहिए। ठीक है, तो यही कहा गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो ये प्रणाली ऐसी है, ये देखिए, इसमें क्या होता है, जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनको डिसाइड कर लिया जाता है नंबर के साथ। ठीक है, जैसे 4 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे प्रथम निर्वाचन होता है, प्रथम निर्वाचन पद्धति, उसमें क्या होता है, यदि किसी उम्मीदवार को, जैसे चारों ने चुनाव लड़ा, ये सरल भाषा में समझिए। ये देखिए, 4 उम्मीदवार हैं, 4 उम्मीदवार सभी ने चुनाव लड़ा। ठीक है, तो
इसमें ये देखिए, इसमें चरणों में होता है चुनाव, देखिए कई चरणों में। तो पहले चरण में माना ये देखिए कि चारों उम्मीदवार, इसे मान लीजिए उदाहरण के लिए इसे 100 वोट मिले, इसे 75 वोट मिले, इसे 50 वोट मिले, इसे 25 वोट, ठीक है। हमने सरल भाषा के लिए मान लिया है, इतने वोट नहीं होते हैं, वोटों की संख्या ज़्यादा होती है, हमने मान लिया ये तो उदाहरण के लिए, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, सबसे कम जिस उम्मीदवार को वोट मिलते हैं, यदि पहली बार में ही चुनाव जीत लिया जाए, पहली बार पहले चरण में ही यदि संपन्न हो जाए कि राष्ट्रपति को आवश्यक है वोट, मतलब 1/2+1, तो राज्यसभा लोकसभा प्लस विधानसभा के सभी सदस्यों को जोड़ लिया जाए, प्लस 1/2+1 की आवश्यकता है। यदि राष्ट्रपति, जैसे हमने देखी सभी को जोड़ करके लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सभी जोड़ ली, और मत हुए, टोटल मत हुए 100 मत हुए टोटल, ठीक है। तो राष्ट्रपति को कितने की आवश्यकता है, क्या 1/2+1, मतलब 50+1 की आवश्यकता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसमें चुनाव हुआ, ठीक है, चारों उम्मीदवार लड़े, तो पहले ही चरण में राष्ट्रपति को क्या मत प्राप्त हो जाए, तो चुनाव पद्धति यहीं संपन्न हो जाती है, राष्ट्रपति की जीत निर्धारित होती है, ठीक है, राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, ठीक है। और इन्हें किसी को 20 मिले, किसी को 30 मिले, इस प्रकार वोट मिलते हैं, ठीक है, किसी को 10 मिले, ठीक है, इस प्रकार वोट मिले, राष्ट्रपति को 51 मिले, ठीक है। तो ये यहीं संपन्न हो गया। लेकिन यदि देखिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, थोड़ा कठिन है, हम समझने की कोशिश करेंगे, अगर मैं समझा दूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे उम्मीदवार हुए, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यदि राष्ट्रपति को यहाँ समझो 40 मत मिले, इसे 30 मिले, इसे 20 मिले, इसे 10 मिले, ठीक है, ठीक है, कुल मतों में से, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जो कम मत वाला होगा उसके मत हस्तांतरित कर दिए जाएंगे अधिक मत वाले, कम मत इनमें आनुपातिक रूप से बांट लिए जाएंगे जो कम मत हो। ये देखिए ऐसा नहीं है कि 10 इसे हस्तांतरित कर दिया, अनुपातिक रूप से बांट लिए जाए, ठीक है। ये पद्धति तब तक चलती रहेगी, मतों का हस्तांतरण जो कम मिलता है। ऐसे तीसरे चरण में हुआ, उसमें भी ऐसे एक हट गया तो 3 बचे, तीसरे चरण में तीसरे को 20 प्राप्त हुए तो ये दोनों बांट लेंगे, ठीक है। तो ये पद्धति तब तक चलती रहेगी जब तक इसके पास 51 मत प्राप्त न हो, ठीक है, जीतने के लिए, ठीक। 100 में से 51 मतलब 1/2+1 प्राप्त न हो, तो इसीलिए वही व्यक्ति चुनाव जीत पाएगा जिसे 51 मत प्राप्त हो, ठीक है। इसे ही कहते हैं एकल संक्रमणित मत प्रणाली, ठीक है, कि मतलब हस्तांतरित प्रणाली, मतलब मतों का हस्तांतरण होता रहता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो यही बात कही गई है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और पुनर्निर्वाचन का पात्र भी है। तो देखिए अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति 2 बार के लिए चुनाव लड़ सकता है, 2 बार, 4-4 वर्ष करके 2 बार, तो 8 वर्ष के लिए मान लें। देखिए भारत में कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति, एक बार नियुक्त हुए, दूसरी बार मतलब पुनर्नियुक्ति के पात्र में पुनः कई बार चुना जा सकता है राष्ट्रपति, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष है, ठीक है। तथा 5 वर्ष से पूर्व महाभियोग लगाकर ही उसे पद से हटाया जा सकता है और अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर स्वयं पद से हट सकता है, ठीक है। यही कहा गया है, महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, और अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को भी दे सकते हैं। यदि महाभियोग नहीं लगता है और राष्ट्रपति चाहते हैं पद से हटना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनके सामने राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, ठीक है। तो ये बात, ठीक है, आज हम यहीं तक करते हैं और अगली क्लास में पुनः कंटिन्यू करेंगे इसे, ठीक है। तो यही आपको थोड़ा वीडियो देख लेना है जिससे आपको निर्वाचन पद्धति थोड़ी कठिन थी तो समझ में आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया, और क्लास को हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्रम में चलते रहेंगे और आप लोगों को जीएस का कोर्स कंप्लीट कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ठीक है। धन्यवाद।